First supplementary. Since the beneficiaries of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana are based on 2011 census figures, Please. Apna question. the number of people facing food insecurity has increased since then and they remain uncovered. What steps has the government taken to update the list of beneficiaries to ensure that maximum number of people are covered under PMGKY? माननीय सांसद का सवाल गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ है। कोविड के समय पर जब पूरे विश्व को कोविड ने प्रभावित किया, उस समय जो श्रमिक थे उन श्रमिकों को उनको सुविधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना लागू की, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। माननीय सदस्य का 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, उसके दायरे में जो लोग आते हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। कोविड के समय जो सूची में नहीं थे उनको भी हमने दिया है। Second supplementary, माननीय प्रभाकर जी. Sir, coverage of poor under PDS in AP is 61% in rural areas and 41% in urban areas. This translates into 2.68 crore and the same has also been mentioned by Ministry in Annexure 1 of his reply. But the national average is 75% in rural areas and 50% in urban. So I would like to know the reasons behind this discrimination being shown forward to AP and what steps will the minister take to give food grains to 75% to poor and rural areas 50% to the poor in and rural areas 50% poor in urban areas. माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय शहरी और ग्रामीण में कोई पक्षपात नहीं करता है। मैंने पहले ही जवाब में उत्तर दिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उनको हम मंत्रालय के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। और दूसरा विषय कि शहर के लोग छूट रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2011 की जनगणना में छूटे होंगे, इसके कारण नहीं मिल रहा। फिर भी कोविड के समय पर हमने जो छूटे हुए थे उन लाभार्थियों को भी हमने दिया है। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी. बड़े पैमाने पर सरकारी गोदामों से और मंडियों में रखा हुआ अनाज अधिकारियों के लिए मिली भगत से चोरी होता है और उसका वजन पूरा करने के लिए पानी की बौछारें कर दी जाती हैं। और ये कल्याण की योजना में जो गरीबों के लिए अनाज जाता है सड़ा हुआ और बिना क्वालिटी ऐसा जहरीला होता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शांता कुमार जी के समय में योजना चालू हुई थी कि वर्ष के आरंभ में फसल के समय में गरीबों को साल भर का इकट्ठा अनाज दे दिया जाए, सरकार की भंडारण की खर्चा बच जाए, उनको सही अनाज मिल जाए, उनको बार बार लाइन में ना खड़ा होना पड़े। तो आगे कोई सरकार ऐसी योजना कर सकती है? मंत्री जी से धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के संबंध में था, यद्यपि माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको मंत्रालय अच्छी तरह समझता भी है और मुझे लग रहा है कि उसमें हम लोग बहुत उसमें कमी की है और अगले सवाल आएगा उसमें जवाब देंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी. माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मूल रूप से कोविड के समय के लिए प्रारंभ की गई थी। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, क्या मध्य प्रदेश के मामले में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के बारे में कोई शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई हैं क्या, नंबर 1, और क्या वितरण और पोर्टल में जो बताया गया है उसमें कोई फर्क है क्या? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने 2 सवाल पूछा, आप एक का जवाब दे सकते। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं और मुझे लग रहा है कि राजनीतिक बहुत लंबा अनुभव है। मंत्रालय जहां से कोई शिकायत आती है तो हम उसका समाधान और जांच भी एजेंसी भेजते हैं। माननीय ने 2 सवाल पूछे, एक तो शिकायत वाला और वहाँ लोगों को जो छूटे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमारे पास सूची भारत में उपलब्ध है, किसी भी स्टेट को पक्षपात नहीं करते, हम उनको देते हैं। और माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं कल सवाल यद्यपि यहाँ का नहीं है, लेकिन कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने सवाल उठाए कि क्या बता। एक मिनट, इसमें कटौती की जा रही, हम कटौती नहीं कर रहे।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि गरीबी के जिस समय लोगों को काम छूटा था, उस समय घर में वापस आए थे, काम भी नहीं था, खाने का नहीं था। वो समय ऐसी परिस्थिति थी माननीय सभापति महोदय कि ऐसा गरीब परिवार था जो रोज रोटी कमाता खाता था, शायद ये गरीब कल्याण अन्न योजना लागू नहीं होती। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके चूल्हे तक नहीं जलते। धन्यवाद। माननीय जवाहर सरकार जी, माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज। So my question is to the senior minister, to the MO, क्वेश्चन इज आर PMGKY, प्लीज to the senior minister, to the MOs and to the government. We have been stocking about 90 lakh metric tons more per year over the last 3 years, before COVID also. Our stocks, as the Honorable Minister has replied to one of my queries, is comfortable. We are now at 516 lakh metric ton against a mandatory stocking requirement of 214 lakh metric ton, more than double. So why are you being so miserly by extending it only up to September? Why don't you go for the whole year? This is the only scheme that reaches the poorest of the poor. प्लीज बी ब्रीफ। That's all. That's my थैंक यू। question, sir. इट्स अ सजेशन, आई थिंक। माननीय सभापति महोदय, परिस्थिति को देखते हुए सरकार उपलब्ध कराती है और मेरा मानना यह है कि जैसा समय होगा सरकार पुनः विचार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 317 और 325 सिमिलर नेचर के हैं, इसलिए दोनों को एक साथ हम सब ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 317 माननीय GVL नरसिम्हा राव। 17. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, my question is about malpractices in procurement of paddy from the states of Andhra Pradesh and Telangana. And Honorable Minister in his reply says complaints regarding procurement by middlemen were brought to their notice from Andhra Pradesh, and the complaints and mismatch of procurement and storage was noticed in Telangana, a huge quantity of 18,000 metric tons of mismatch. And on both the occasions, the reply says the ministry has written to the state governments for redressal. But my complaint is that the state governments and Please be officials. brief in question. Sir, I'm Please. coming to the question, sir. Yes. State officials are complicit in many of these instances. So what will the ministry do independently to verify these malpractices and take against माननीय action GVL against जी, culprits? प्लीज बी ब्रीफ ऑन क्वेश्चन, Yes, sir. प्लीज। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, भारत एक राज्य संघीय ढांचा है। उस संघीय ढांचे के तहत राज्यों पर हमें विश्वास करना होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से शिकायतों की जो सूचना आई है, वहां से रिपोर्ट आएगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। Is about the payment to the farmers from whom paddy is procured, sir. These both are decentralized states, and then there are complaints that in Andhra Pradesh, paddy farmers are not being paid for a period of even 3 to 6 months. And there is a huge unrest among farmers. Please. I would like to ask the Honorable Minister, what is the guideline from the central government with regard to release of payment to the farmers for procurement? State government says 21 days, but then they are taking प्लीज several बी months. ब्रीफ, प्लीज बी ब्रीफ। Thank you, sir. प्लीज। खरीदने का कई जगह से खरीदा जाता है। किसान मंत्रालय भी खरीदता है, राज्य सरकारें भी खरीदती हैं, और मुझे लग रहा है कि मंत्रालय की तरफ से पेमेंट में कोई देरी नहीं होती है। हम लोग तत्काल पेमेंट करते हैं, और कहीं ऐसी शिकायत है तो उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। पेमेंट वास्तव में प्रोक्योरमेंट के तुरंत बाद होनी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरी परिस्थिति पे नियंत्रण लगातार रखा है, उसके कारण आज देश भर में असम में अभी कुछ उसकी आधार लिंकिंग बाकी है, क्योंकि वहाँ आप सब जानते हैं कि आधार के प्रोसेस में कुछ विलम्ब हुआ था। उसके अलावा देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, और जो कुछ राज्य वेस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह जुड़े नहीं थे, वो भी उनको भी जोड़ने के लिए बाध्य किया। कोर्ट के ऑर्डर से उनको भी आना पड़ा। अब ये परिस्थिति है कि देश भर में पेमेंट किसानों के खाते में डायरेक्ट जाता है। सब बिचौलिए, सब मिडिलमैन, सब खत्म हो गए। दलाल, जिस प्रकार के पुराने जो गलत काम होते थे, उसको टेक्नोलॉजी और एक पारदर्शी व्यवस्था से हमने खत्म किया है। अगर कोई ऐसे इंस्टेंस हैं, मैं ये भी कह दूं
कि हम साधारणतः एडवांस में 90% पैसा एडवांस में स्टेट को दे देते हैं। तो ये कई बार जो बात निकलती थी कि पेमेंट नहीं मिली सेंटर से, ये वो, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पर्याप्त राशि बजट में आवंटित की और अब 90% प्रोक्योरमेंट शुरू होने के पहले ही राज्य को मिल जाते हैं। और अगर कोई राज्य, कोई भी राज्य हो देश का, अगर वहाँ ये शिकायत है तो कृपया करके प्रमाण के साथ तुरंत हमें सूचना दीजिए। हम टीम्स भेज के वहाँ पे इमीडिएटली जरूरत पड़े तो रेड कराएंगे, चेक कराएंगे। हाल में ही हमने तेलंगाना के सभी फेयर प्राइस शॉप्स, सभी राइस मिल्स पे, क्योंकि ये कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी, सभी राइस मिल्स के ऊपर भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया। ऐसे ही अगर कोई और राज्य की भी कोई शिकायत हो, किसी भी सरकार की राज्य हो, तो हम जरूर अवश्य उस पर धन्यवाद। क्वेश्चन 3 to 5, Dr. Sasmit Patra. So the Honourable Minister has given a very deep onto the question. This is with reference to the procurement of paddy. So my earnest question to the Honourable Minister is, Odisha has been requesting for evacuation of the surplus parboiled rice, and since now the free ration is being, since now the free ration program is being extended, so obviously there will be demand for parboiled rice going forward. Would the Honourable Minister be so kind to lift the evacuation of the parboiled rice? Thank you. उप सभापति जी, ये विषय बार बार इस सदन के समक्ष आता है और मैंने बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड लिया है इस विषय के ऊपर। पहली बात तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के साथ एमओयू किया हुआ है। एमओयू में ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपके प्रदेश में आप पैडी से चावल बनता है, जो चावल आप वितरण करते हैं अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, उसमें जो आपके स्टेट में खपत होती है वो आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप खरीदें और अपने स्टेट में वितरण कर दें। अगर आपके स्टेट में अधिक चावल बनता है जो आपके स्टेट की खपत से ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आज के दिन तो देश भर में लगभग कई राज्य हो गए हैं जहाँ अधिक चावल बनता है। बहुत बार और कई बार डेलीगेशन पे डेलीगेशन आई, धमकियां दी गई कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा, कुछ मंत्रियों के डेलीगेशन आके समय समय पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने एकदम कंसिस्टेंट और स्पष्ट स्टैंड लिया है, इसीलिए मैं उठा के मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि जो एक्सेस राइस अगर आप सेंट्रल पूल में देना चाहें, उसके लिए जो हमारा आपसी एमओयू है और जो वर्षों से चले आ रही परंपरा है, दोनों में ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो देश की खपत है, जो बाकी राज्यों में अगर कोई चावल खरीदने वाला हो, उस खाने वाला हो, जहां वितरण हो सके, तो वही चावल एफसीआई सरप्लस पूल में ले सकती है। अगर कोई राज्य क्वालिटी अलग प्रकार की देना चाहे जो देश में वितरण ही नहीं हो सके, जिसकी कोई खपत ही ना हो, तो सरकार उस चावल का क्या करेगी? सरकार जितना एक्सेस चावल ले सकती थी वो लेती भी रही। पारबॉइल भी लिया हमने, आपके राज्य से भी लिया, तेलंगाना से भी लिया, लेकिन आज लगभग 1.5 वर्ष पहले परिस्थिति ये हो गई कि 4-5 वर्षों का पारबॉइल राइस एक्सेस भंडारण में था। उस समय सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया पहले से कि एक्सेस राइस हम सिर्फ रॉ राइस के रूप में ले पाएंगे। अगर आपके यहाँ पे एक्सेस राइस और कोई प्रकार की है तो आप अपने प्रदेश में वितरण के लिए ले सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी छूट है और हम चाहेंगे कि आपको खरीदें अगर आपके राज्य में है और उसको अपने राज्य में वितरण करें। लेकिन सरप्लस राइस लेके, आखिर देश का पैसा है, आप सब यहाँ वरिष्ठ नेतागण, देश के नेता बैठे, हाउस ऑफ एल्डर्स है, सब यहाँ पे टैक्स पेयर्स बैठे हैं अधिकांश। अब हम टैक्सेस का पैसा आपका सदुपयोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके हिसाब से हम इस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करें। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। A related question on the second supplementary is, in case the union government says that it does not have sufficient areas or scope for further evacuation of rice, would the union government consider probably either A, taking the onus on itself or facilitating for export of these rice
to countries where such rice is required so that the farmers of the states like Please be Odisha brief, could be. brief. Thank you. माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आप रॉ राइस के फॉर्म में जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है उसके तहत आप जितनी क्वांटिटी सरप्लस है देंगे, केंद्र सरकार उसको खरीदेगी, बिना कोई संदेह के मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं सभी को। लेकिन एक्सपोर्ट करना इस भंडारण में से, जो भंडारण सरकार खरीदती है फूड सिक्योरिटी के तहत, उसमें से एक्सपोर्ट करना हमें परमिटेड नहीं है। WTO के जो बंधन हमारे ऊपर है, जो 1995 में, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, हमारी सरकार ने नहीं ये बंधन लिए, ये 1995 की वर्तमान उस समय की सरकार ने जो बंधन WTO में अपने ऊपर बांध लिए थे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत खरीदा हुआ अनाज एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। राज्य सरकार इसके बारे में कुछ भी करना चाहे, प्राइवेट सेक्टर के लोग उसको एक्सपोर्ट करें तो उसका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि राज्य भी इन्वॉल्व हों। केंद्र की जो पूरी पहल है, पूरी कोशिश है कि भारत का सामान, भारत के हमारे अन्नदाताओं का उत्पाद पूरे विश्व में जाए। और आप सब जानते हैं कि हमने $400 बिलियन पहली बार निर्यात किया है भारत से, पहली बार, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब तो मेरे पास आज आंकड़ा आ जाएगा, 400 से भी बढ़ के शायद 415 के भी ऊपर चला गया। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है और पूरे सदन के लिए, उस तरफ हो या इस तरफ हो, आप हो, हम सबके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे देश के निर्यातक, अन्नदाता, डेयरी के लोग, MSME सब ने मिलके इसको सफल किया। इस लक्ष्य को आगे इसको और बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसमें सरकार दखलअंदाज ना दे तो मैं समझता हूँ निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार घुसेगी तो उसकी समस्याएं और WTO के बंधन आ जाए। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।